Let us start with first chapter of financial management. आज हम शुरू करते हैं वित्तीय प्रबंध के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कंसेप्ट एंड मीनिंग, अवधारणा एवं आशय। कंसेप्ट, जैसा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कैन कॉपी फ्रॉम द पीपीटी, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक भाग है जो किसी भी संस्था के वित्तीय संसाधनों की नियोजन एवं नियंत्रण से संबंध रखता है। इसका आशय यह है कि किसी भी संस्था में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का, रिसोर्सेज का संग्रहण किया जाता है, उनकी प्लानिंग की जाती है, उनका कलेक्शन करने के बाद उनका अलोकेशन, यूटिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, सारी प्रक्रिया पूरी होती है। उस प्रक्रिया में फाइनेंस का भी उसी तरह से मैनेजमेंट और प्रबंध किया जाता है। और इस प्रबंधकीय व्यवस्था में जब वित्त शामिल होता है, उसके नियोजन और उसका नियंत्रण शामिल होता है, तो वो वित्तीय मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। इसको हम ये भी कहें कि सबसे पहले कि वित्त शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट इज फाइनेंस। बेसिकली फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ मैनेजिंग मनी और मैनेजमेंट ऑफ मनी। मुद्रा का प्रबंध करना ही वित्त कहलाता है और उससे संबंधित प्रबंधकीय क्रियाएं करना, मैनेजीरियल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना वित्तीय प्रबंध के परिभाषा में या कंसेप्ट में आता है। सेकेंड पार्ट ऑफ कंसेप्ट इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द वेज एंड मीन्स ऑफ मैनेजिंग मनी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वित्तीय प्रबंध मुद्रा के प्रबंध की व्यवस्था है जिसमें हम संसाधनों के निर्धारण, प्राप्ति, आवंटन एवं उनके उपयोग से संबंधित व्यवस्था को लेते हैं, जिससे कि किसी भी संस्था के मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध एक ऐसी प्रोसीजर है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वित्त के कलेक्शन यानी उसका संग्रहण, उसको प्राप्त करना कि किन किन स्रोतों से हम वित्त या धन या मुद्रा एकत्रित करते हैं, उनका संस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से अलोकेशन करते हैं, आवंटन करते हैं, और आवंटन करने के बाद उनके यूटिलाइजेशन को कंट्रोलिंग मेथड के द्वारा एक प्रॉपर तरीके से हम जब यूज़ करते हैं इन्वेस्ट करने के बाद, तो वह प्रक्रिया कहलाती है वित्तीय प्रबंध। अब आता है थर्ड पार्ट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए या मेन फीचर्स कह लीजिए। उसमें फर्स्ट पॉइंट है एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। व्यावसायिक प्रबंध का एक प्रमुख हिस्सा है। ये हम सभी जानते हैं, किसी भी संस्था में विदाउट कैपिटल, बिना पूंजी या साधन या धन के कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए किसी भी संस्था में जैसे ही वित्तीय कार्य शुरू होता है, वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना आवश्यक है, क्योंकि वित्त एक बहुत ही स्केर्स रिसोर्स है किसी भी ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी संस्था के विकास के लिए, और उसका उचित प्रबंध करना किसी भी संस्था के लिए अति आवश्यक होता है। सेकेंड पार्ट, ए कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। यह एक प्रशासनिक वह प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, निरंतर चलती है। निरंतर इसलिए चलती है क्योंकि जब तक संस्था कार्य करेगी तब तक वित्तीय कार्य भी होंगे और उनका प्रबंध भी किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक एंड एनालिटिकल प्रोसेस। वैज्ञानिक एवं
विश्लेषणात्मक प्रक्रिया। वित्तीय प्रबंध की पुरानी विचारधाराओं में ये जरूर कहा जाता था कि वित्तीय प्रबंध एक कला है, एक आर्ट है, लेकिन अब आधुनिक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि यह एक आर्ट ही नहीं, ये साइंस भी है, जिसमें हम विभिन्न तकनीकों और विश्लेषण विधियों के द्वारा श्रेष्ठ विकल्पों की तरफ जाते हैं और कार्य को पूरा करते हैं। सेंट्रलाइज्ड फंक्शन, केंद्रीकृत कार्य, यह बहुत ही आवश्यक है कि वित्तीय संसाधन के लिए एक केंद्रीकृत प्रक्रिया हो, केंद्रीकृत क्षेत्र हो, जो पूरे संस्था में, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का कार्य किया जाता है एक हार्ट के द्वारा, बिल्कुल वही कार्य फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। कहीं पर भी धन का दुरुपयोग यानी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और कहीं पर भी उनकी स्कैरसिटी या कमी की स्थिति ना आए, इसलिए इसको एक सेंट्रलाइज्ड वे में, एक केंद्रीकृत तरीके से किया जाता है। यह कार्य कभी भी विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड वे में पूरा नहीं किया जाता। एंड लास्ट, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी तरह की संस्था हो, चाहे वह प्रॉफिट मेकिंग संस्था है, कोई व्यावसायिक प्रक्रिया है, संस्था है, या कोई सेवी वर्गीय है जिसमें सर्विस इंडस्ट्रीज आती हैं, किसी भी प्रकार की संस्था में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एसेंशियल पार्ट होता है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि किसी भी संस्था की स्थापना से लेकर उसके प्रॉपर ऑपरेशन या संचालन तक वित्त की आवश्यकता होती है, और जहां वित्त है वहां उसका प्रबंध भी उतना ही आवश्यक होता है। Now come to the objectives of financial management. वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में यह कहा जाता है कि इसके उद्देश्य बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के नज़दीक होने चाहिए, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना एक वित्तीय प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बेसिकली जैसे हम फर्स्ट लाइन को देखें, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। उत्तरजीविता एवं समृद्धि के लिए वित्तीय प्रबंधक कार्य करता है, यानी संस्था एक लंबे समय तक सर्वाइव करे और उसका ग्राफ ऊपर की तरफ यानी ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जाए, यह मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्था के स्वामी, जो कि सामान्यतः समता अंशधारी कहे जाते हैं, उनके लाभों को अधिकतम करना जरूरी होता है। इस आधार पर दो क्राइटेरिया हैं लाभों, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को समझने के लिए दो पैरामीटर्स हैं या दो माप हैं जिनके द्वारा एक वित्तीय प्रबंधक अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लाभों का अधिकीकरण, और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी संपदा का अधिकीकरण। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ को अधिकतम करना, ये किसी भी संस्था के स्वामियों के वेलफेयर के लिए यानी उनके कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए एक मुख्य उद्देश्य माना जाता रहा है। परंपरागत विचारधारा में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव करना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है वित्तीय प्रबंधक का। उसके कुछ कारण भी बताए गए हैं, कुछ कॉजेज भी हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता रहा। उसका फर्स्ट पॉइंट है रैशनेल। रैशनेल का हिंदी वर्जन होता है विवेकपूर्ण। यदि कोई व्यावसायिक संस्था कार्य करती है, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चाहे सेवा प्रदान कर रही है, सेवाओं का उत्पादन कर रही है, लेकिन उसे लाभ कमाना आवश्यक होता है ताकि वह अपनी आगे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सके। दूसरा पॉइंट है टेस्ट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। व्यावसायिक मूल्यांकन का एक आधार है लाभ। यदि कोई संस्था लाभ
अर्जित करती है तो ये माना जाता है कि संस्था में सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो रहा है और संस्था लाभों की तरफ बढ़ रही है। थर्ड पॉइंट है मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा का एक मुख्य स्रोत। जो भी अंशधारी अपनी पूंजी संस्था में लगाते हैं तो उसके पीछे उनकी अपेक्षा होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि संस्था अधिक से अधिक लाभ कमाए और उन्हें लाभों का हिस्सा प्रदान करे ताकि वे अपने विनियोजित राशि पर पर्याप्त आय अर्जित कर सके या प्रत्याय प्राप्त कर सकें। इसलिए इसको एक इंस्पिरेशन का सोर्स भी माना जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अंशधारी जुड़ते हैं संस्था में, पूंजी अधिक आती है और अधिक लाभों की तरफ संस्था को बढ़ते हुए देखा जाता है। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की जहाँ तक बात है, संस्था यदि लाभ अधिक कमाती है तो वह अपने सभी स्टेक होल्डर्स को उनके अधिक से अधिक कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे शिक्षा पर, उनकी उन्नति पर, उनके रहन सहन पर, उनकी सुख सुविधाओं पर जब संस्था अधिक ध्यान देती है अधिक लाभ कमाकर, तो यह जरूरी हो जाता है कि संस्था लाभ कमाए या अर्जित करे। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया का आधार भी यही है कि संस्था यदि लाभ कमा रही है तो उस संस्था को और आगे बढ़ने का एक स्रोत मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी निर्णय संस्था में आगे के लिए लिए जाएंगे, वो इन्हीं लाभों के आधार पर लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक विचारधारा की, जो ये कहती है कि किसी भी वित्तीय प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि संपदा को भी अधिकतम करना होना चाहिए। संपदा का सीधा सा अर्थ है संस्था के स्वामियों की पूंजी में वृद्धि करना। उनकी पूंजी में वृद्धि कब होगी, उनकी विनियोजित राशि कब बढ़ेगी? जब समता अंशधारियों के अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। मान लीजिए आपने एक संस्था के समता अंशों को या इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर का मार्केट प्राइस 10 रुपये था। धीरे धीरे उस मार्केट प्राइस को, जिसको हम ईपीएस कहते हैं, एमपीएस कहते हैं, मार्केट पर शेयर, ये मार्केट प्राइस पर शेयर, यदि वह 10 से बढ़कर 15 या 20 होती है तो उसका सीधा सा मतलब है वेल्थ का बढ़ना या संपदा का बढ़ना, यानी संस्था की शुद्ध आय में वृद्धि होना। जैसा कि इज़रा सोलोमन ने कहा, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इज़रा सोलोमन ये मानते हैं कि आधुनिक रूप से वित्तीय प्रबंधक का एक मुख्य उद्देश्य होता है संस्था के लिए या संस्था की पूंजी में अधिक से अधिक वृद्धि करना। Wealth maximization means to maximize the net present value of a course of action. For this purpose, the basic objective of the firm should be maximize the market value of its shares, because the value of the enterprise to the shareholders increases when there is an increase in the market price of the shares. जैसे सोलोमन का कहना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है संस्था की भावी विनियोगों की या भावी अर्जित आय का वर्तमान मूल्य में वृद्धि होना, और इस कार्य के लिए संस्था के या किसी भी फर्म के शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ाई जानी ज़रूरी होती है या उसका अधिक होना ज़रूरी है, तभी स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के लिए उनकी विनियोजित राशि में या उनके संपदा में वृद्धि संभव होती है। संपदा को अधिकतम करने के लिए कुछ उपायों को काम में लिया जाता है। उन उपायों में हम जैसे लेते हैं कि संस्था अपने विकास कार्यों पर अधिक से अधिक खर्च करे, व्यय करे, ग्राहकों की संतुष्टि पर या सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स पर विशेष रूप से ध्यान दे, और अधिक से अधिक नवाचार या इनोवेशंस को जगह दे ताकि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।